हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज। एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का जो मैं पढ़ा रही हूँ, आज 1.3 आप लोगों को बताऊंगी। और वो बताऊंगी भी तो आप लोगों को डिटेल और आसान तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करना बताऊंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चाहे √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, कोई भी नंबर हो, अगर अभाज्य संख्या है और अंडर रूट के अंदर है तो उसके लिए नियम एक ही है। ये नहीं कि √2 के लिए दूसरा नियम है तो √3 के लिए दूसरा नियम है। सबके लिए नियम एक ही है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके अपोजिट मान लीजिएगा। इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसके अपोजिट मान लीजिएगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, आप मान लेंगे। तो जब हम √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होता है, तो Q का मान 0 नहीं होगा और वो जो P और Q होंगे, P और Q वो सहअभाज्य पूर्णांक है। इसमें P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य वह होता है, अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है, मान लीजिए P और Q है, तो P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। उसे ही क्या बोलते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। तो P और Q, अतः लिखिएगा, अतः जो P और Q का HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपको जितने बार आपको सिद्ध करना है उतने बार आपको ये लिखना जरूरी है। तो लिखिएगा कि Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। तो P और Q का HCF कितना होगा? 1 होगा। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष में दाएं पक्ष को भी और बाएं पक्ष को भी, तो √5 का वर्ग = P/Q का हम वर्ग करेंगे। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप 5 का वर्ग कीजिए, तो 5 का वर्ग मीन्स 5 पे कितना पावर है? 2 पावर है। तो आप 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम करेंगे, तो 25 आएगा। लेकिन आपका यहाँ केवल 5 नहीं है, आपका क्या है? यहाँ √5 है। तो यहाँ आपको √5 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब 2 बार गुणा करना है। तो √5 इंटू √5 कितना होगा? ओनली 5 होगा। ये अंडर रूट क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब P को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? P² और बटे Q को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे Q इंटू Q तो क्या आएगा? Q² आएगा।
यहां से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका मतलब पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए 1 दिया है, और 5 का मल्टीप्लाई आप क्यू स्क्वायर में करेंगे। तो यहाँ पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर आएगा। इसको आप लोग क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब यहां से आप लोग देखेंगे कि ये जो क्यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, क्यू स्क्वायर का गुणांक अगर मैं पूछूं कितना है तो क्यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है। तो क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है तो पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है तो पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, आप लोग को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर लेती हूँ 16, तो 16 किससे विभाजित होगा, 16 से विभाजित होगा। अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो 4 भी तो 4 से ही विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो भी 4 से विभाजित हो रहा है, और जो उसका स्क्वायर रूट है वो भी 4 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। अब P बराबर आप कुछ मान लीजिएगा। अब P बराबर क्या मानेंगे, 5m हम मानते हैं। तो P बराबर जो 5m है, 5m किस में रखना है, 5m का ही मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर तो देखेंगे समीकरण 1 हमारा कहाँ है, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमको p के प्लेस पे क्या रख देना है, 5m। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5m, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब 5m पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब 5m का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है, 2 टाइम करना है। तो 2 टाइम करेंगे, ऐसे देखिए 5m मल्टीप्लाई 5m, तो 5 5 जा 25, और m कितने टाइम है, 2 टाइम, तो m पे 2 पावर लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहाँ से 25m स्क्वायर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 5 है इक्वल टू के इधर यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमारा 5 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब हमको इसको इक्वल टू के इधर लाना है, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो हमारा कितना आ गया,
5m² इक्वल टू Q²। देखेंगे m² का गुणांक कितना है। m² का गुणांक 5 है, तो Q² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। चूंकि Q² 5 से विभाजित है इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो हमारा परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या बताती है परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, कि इसमें जो P और Q होंगे वो क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। इसका मतलब HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या का हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है। अगर हम यहाँ देखें कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना आएगा? 5 आएगा। 1 नहीं आ रहा है हमारा HCF, लेकिन हमारा परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट वही बताता है कि 1 आना चाहिए। तो हमारा HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऊपर जो हम माने हैं माना परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या माने हैं? ये गलत माने हैं। हमारी अवधारणा क्या है? विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो लिखिएगा, चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, अतः हमारा जो P और Q का HCF आया है वो हमारा 1 नहीं आया है, 1 नहीं आया है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे √2 दिया हो, √3 कुछ भी दिया हो, अभाज्य संख्या √ के साथ, तो आपका लैंग्वेज सब यही रहेगा, सिर्फ आपका नंबर चेंज रहेगा। √5 के स्थान पर √2 हो जाएगा, अदर अंक हो जाएंगे। तो देखिए कितने इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आप लोग का नंबर आता है क्वेश्चन 2 का। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन 2, ऐसे ही वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको क्या दिया है? 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 अब आपको दिया है। अब इसको आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे उसमें हम लोग उसके अपोजिट मान लिए हैं, ऐसे ही सब में हम उसके अपोजिट मान लेंगे। तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 को हम परिमेय मान लिए तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के तो फॉर्म में लिख ही सकते हैं, जहां Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। वो P और Q सअभाज्य पूर्णांक हैं, सअभाज्य पूर्णांक हैं। तो जब सअभाज्य पूर्णांक हैं तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। अतः P और Q का HCF 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, अंडर रूट वाले को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारा 3 है, 3 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 3 के नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या है? 3 परिमेय संख्या है। तो 2√5 = P/Q और ये जो हमारा 3 है, देखिए इक्वल टू के ये इधर है तो ये प्लस में है। अब हमको क्या करना है? इक्वल टू के इधर लेकर आना है। तो ये प्लस में है तो अब इधर लेकर आएंगे तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा? अब माइनस में। अब P/Q - 3 ये टोटल क्या है? ये पूरा परिमेय संख्या है, एक ये टोटल परिमेय संख्या है। तो अगर आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता भी देती हूँ। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पर हमें परिमेय संख्या मिलती है, और अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या मिलती है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या मिलती है। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। फिर यहाँ देखेंगे 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो 2 देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या करेंगे? हम इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स भाग में हो जाएगा। बट्टे को ही क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, बट्टे में हो जाएगा। तो P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। तो क्या आप बताइए कि अपरिमेय संख्या मीन्स √5 और परिमेय संख्या मीन्स P/Q - 3/2 को हम एक साथ रख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? एक साथ हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो √5 है और p/q - 3/2 है वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये बराबर नहीं हो सकते, तो ऐसे बीच में कट का साइन कर दीजिएगा। इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकते। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर होते ही नहीं है। तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात जो ये 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब मैं बताती हूं आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, तो क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में भी आपको आपके 3 सवाल दिए हैं, इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। तो इस चैप्टर में टोटल आपके 3 सवाल हैं। तो 3 सवाल है, तो क्वेश्चन थर्ड में भी 3 सवाल हैं और ये पूरा सिद्ध करने वाला ही इस चैप्टर में 1.3 में दिया है। तो तीसरे का जो फर्स्ट है क्या है, 1/√2 क्या दिया है, 1/√2 दिया है। यहाँ आपको इसको सिद्ध करना है कि बताइए एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, माना अपोजिट मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होगा, वो p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अतः जो p और q का HCF होगा वो 1 होगा। यहां से मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए क्या 5/4 एक परिमेय संख्या है, तो आपका क्या कहना होगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, 4/5 क्या परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। केवल अंकों को पलट देने पर वह संख्या
परिमेय से अपरिमेय नहीं बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अंकों को, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि व्युत्क्रम करने पर या फिर पलटने पर, तो अगर आप इन संख्याओं को पलट देंगे, अगर √2, अगर वन ऊपर है इसको नीचे कर देना है, √2 नीचे है उसको ऊपर कर देना है, इसी को पलटना बोलते हैं। तो √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर नीचे 1 आ जाएगा तो 1 से अगर √2 में डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगी, हमें यही संख्या प्राप्त होगी, इक्वल टू, अब Q कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और P आ जाएगा नीचे। तो इतना हम देख रहे हैं कि जब ये हमारा 5/4 परिमेय संख्या था और 4/5 भी परिमेय संख्या था, तो Q/P भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो Q/P परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इन दोनों को, ये दोनों बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, √2 को Q/P के बराबर, ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P, यहाँ अतः लिख दीजिएगा, अतः √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अर्थात जो ये 1/√2 होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही डिटेल में और इजी तरीके से मैं आप लोग को ये बता दी हूँ, तो आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में भी आ रहा होगा। आप क्या कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आप क्या कीजिए, एक एक चैप्टर को, एक एक चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, और ऐसा सॉल्व कीजिए कि वो फिर भूले मत। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति ही क्या है, मानव क्या करता है, याद करता है। मतलब कोई भी सवाल अगर लगाता है फिर कुछ दिन के बाद भूल जाता है, लेकिन उसके लिए वो कब नहीं भूलेगा, अगर उसके अंदर क्या होगा, अगर वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहेगा तो कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किससे
जो मानव होते हैं परफेक्ट होते हैं, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होते हैं। तो क्या करना है आपको, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड का सेकंड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आप लोग ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है 7√5। 7√5 इसको सिद्ध करना है कि बताइए एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सब क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले यही मानना है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, p/q लिख देंगे। तो q, इसमें जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। अतः जो p और q का HCF होगा वो 1 होगा। ऐसे में आप लोग को एक सवाल बताई हूं कि अंडर रूट वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ 7 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √5 = p/q और 7 हमारा जो है वो मल्टीप्लाई में है, गुणे में है। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। बट्टे मीन्स भाग में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 7q है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, चूंकि p/7q, या फिर 7 को पहले भी लिख सकते हैं, q को बाद में भी लिख सकते हैं, किसी को कहीं पे भी रिप्लेस कर दीजिए। चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिखेंगे, √5 किसके बराबर नहीं है, p/7q के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। जो हम ऊपर माने हैं परिमेय संख्या, वो हम क्या माने हैं, गलत माने हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका
सिद्ध हो चुका कि 7/5 क्या है, एक जो हम माने हैं परिमेय संख्या नहीं है। क्या सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड सवाल, तब आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो पूरे मेहनत से आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग ध्यान देते रहिए पढ़ाई पे। तो 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है अब कि अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो वही मानेंगे, फिर से माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय उसके अपोजिट मान लेंगे। 6 प्लस √2 को हम परिमेय संख्या मान लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q का मान कितना नहीं है, 0 नहीं है, वो p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जब सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो p और q का HCF 1 होगा। p और q का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ परिमेय अंडर रूट वाले को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, तो 6 हमारा इसमें क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे p/q, और 6 हमारा इधर प्लस में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो p/q - 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर को परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पर हमको क्या मिलती है, परिमेय संख्या ही मिलती है। तो p/q भी एक परिमेय संख्या और 6 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम क्या नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, √2 और p/q - 6 बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास है। अर्थात जो ऊपर हम माने हैं वो गलत माने हैं, अर्थात क्या लिख देंगे, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपका
तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बिल्कुल डिटेल और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताई हूँ, जिससे आपको इन सवाल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।